ये रहने वाला है लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, excretory products and their elimination, and the topic is regulation of kidney function. Overall, ADH का रोल क्या है? It is going to increase the reabsorption of water from the latter parts of the nephron, that is mainly DCT and collecting duct. ADH का जब सिक्रीशन होगा तो GFR बढ़ता है. किसी इंसान की बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा. तो इस फॉल इन प्रेशर को डिटेक्ट कौन करेगा? एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर बैठा हुआ, जेजीओ के पास में बैठा हुआ बैरो रिसेप्टर्स. ध्यान से सुनिएगा, कई जगह पे लोग पढ़ा देते हैं कि एएनएफ की वजह से जीएफआर घटेगा. नहीं घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन. मैं हूं डॉक्टर राजीत चंदन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग चैनल कॉल्ड नीट चैलेंजर एंड स्पेशली टू दिस पेन किलर सीरीज. और इस सीरीज में जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि आपके जो भी पेनफुल पॉइंट्स हैं, जो पेनफुल टॉपिक्स हैं, उनको एडवांटेज टॉपिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते आए हैं. तो अगेन चलो बेटा, आज भी एक ऐसा ही टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं एंड द टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है क्योंकि हर साल एक दो सवाल तो इससे पूछे ही जाते हैं. ओके, सो वेरी वेरी हाई वेटेज टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते. डिस्पाइट दिस हर बार बच्चे कहीं ना कहीं स्पेशली रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं. ओके, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, एसर्शन रीजन हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है. तो आज इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. ग्रेट. ओके, चलिए. तो बेटा आपको एक और चीज बता दूं कि ये रहने वाला है लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. चलो, विदाउट वेस्टिंग, नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन कि आज क्या करने वाले हैं. बेटा सीधी सी बात है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और उसके बाद से प्रैक्टिस. और जब मैं बोल रहा हूँ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब हम एडीएच का भी रोल देखेंगे, रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी देखेंगे और एएनएफ का भी रोल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना. और कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. चलो बेटा, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी क्या कहती है ना. जब भी हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन तो एनसीईआरटी ने ओपनिंग पैराग्राफ में ही एक लाइन लिखी है बेटा, और बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, जरा समझो. इन्होंने लिखा, द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, यानी कि दोनों किडनी की बात हो रही है, इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड. मॉनिटर करना मतलब देखना, एंड रेगुलेटेड मतलब जरूरत पड़ने पे इसकी एक्टिविटी को कम या ज्यादा करना. समझ में आ रहा है? मॉनिटर करना और रेगुलेट करने में अंतर है. मॉनिटर करना मतलब सिर्फ मैं देख रहा हूं, कुछ करूंगा नहीं. रेगुलेट करने का मतलब है कि जरूरत पड़ने पे मैं इंटरवीन भी करूंगा. बात समझ में आ रही है? यस. तो जो किडनी का फंक्शन है वो इफेक्टिवली मॉनिटर किया जाता है, फॉलोड बाय देयर रेगुलेशन एज वेल. सो इफेक्टिवली, efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanisms. हाँ जी बेटा, hormonal feedback mechanism से होता है, मतलब यहाँ पे न्यूरोनल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है. प्रीडोमिनेंटली किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट हम कैसे करते हैं? थ्रू हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, एंड इन दिस हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म there are certain organs involved, है ना. तो involving the hypothalamus, JGA, juxtaglomerular apparatus and to a certain extent the heart. मतलब मेजर रोल किसका है बेटा इस हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन में? मेजर रोल है हाइपोथैलेमस एंड जेजीए का. टू सम एक्सटेंट, टू सर्टेन एक्सटेंट किसका रोल है बेटा? हार्ट का. ओके, तो आपको मालूम है कि हार्ट से रिलीज होता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, या जिसको हम पेप्टाइड भी बोल देते हैं क्योंकि केमिकली इट इज अ स्मॉल पेप्टाइड. सो या तो आप इसको बोलो एएनएफ या आप इसको बोल सकते हैं एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड. दोनों ही सही है. ओके, तो बेसिकली में हम लोग देखते हैं बेटा कि किडनी फंक्शन के रेगुलेशन के लिए तीन पाथवेज हैं. पहला हम लोग बात करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, या इसी का दूसरा नाम है, निकनेम है वेजोप्रेसिन. दूसरा रोल किसका बेटा? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का, जिसको कई बार हम रास भी बोल देते हैं. पूरा नाम मैं लिख देता हूं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम.
शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं, एब्रिविएट करते हैं एज रास। ओके तो या तो आप इसको बोल दो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, या फिर आप इसको बोल दो रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ओके और तीसरा जो बेटा पाथवे है दैट इज थ्रू एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर या पेप्टाइड। इन तीनों को फटाफट देख लेते हैं क्योंकि यहां तक तो सारे बच्चों को आता है ना, इसके आगे की कहानी में ही कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा रोल ऑफ ADH इन किडनी फंक्शन रेगुलेशन। ओके रोल ऑफ ADH। तो ADH पाथवे कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखो बेटा होता क्या है, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स के अंदर उनके वॉल में ही देयर इज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रिसेप्टर्स। हाँ जी बेटा, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, ओके कैपिलरीज भी हैं, तो मोस्टली आर्टेरियल वॉल के अंदर बेटा बहुत सारे अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो मतलब प्रेशर है ना, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, फिजिक्स तो इतनी पढ़ रखी है आपने। तो देखो बेटा यानी कि और भी बहुत सारे होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, काफी कुछ होता है बेटा प्रेजेंट। अभी हम लोग इन दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं। तो इन द ब्लड वेसल्स, इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, स्पेशली इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, बहुत सारे बेटा आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। यहां पे जो दो रिसेप्टर हम लोग मेनली बात कर रहे हैं, एक है बेटा ऑस्मो रिसेप्टर्स जो कि ब्लड के ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करता है, ब्लड में अगर कोई ऑस्मोलैरिटी में चेंज आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करता है, और दूसरा होता है बैरो रिसेप्टर जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यानी कि व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज, these receptors are continuously monitoring the blood for any change in their osmolarity or any change in their volume, बात समझ में आ रही है, और any change in their pressure. Are you getting it? Yes, it is continuously monitored. Okay, now let me show you what is happening. देखो बेटा, if एक बड़ा सा if है बेटा, if there is decrease in the blood volume, क्या हो रहा है बेटा? if there is decrease in, मैं बेटा इतना नहीं करता हूं, मैं डायरेक्टली फ्लो चार्ट बना देता हूं। if there is decrease in blood volume or there is decrease in any other body fluid volume, ठीक है, ब्लड के अलावा भी बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, लिम्फ है, CSF है ना, इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसको आप टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, तो बहुत सारे बेटा बॉडी फ्लूइड्स हैं, सिलोमिक फ्लूइड है, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। ओके, ये मत समझना कि सिर्फ ब्लड ही आपका बॉडी फ्लूइड है, नो, ब्लड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल बॉडी फ्लूइड, बट अपार्ट फ्रॉम ब्लड देयर आर अदर बॉडी फ्लूइड्स एज वेल, ठीक है, समझिएगा। सो इफ देयर इज डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम और देयर इज डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, दैट बॉडी फ्लूइड कैन बी ब्लड और एनी अदर बॉडी फ्लूइड, CSF वगैरह कुछ भी हो सकता है, और देयर इज डिक्रीज इन आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बेटा, है ना, आयनिक कंसंट्रेशन। इन तीनों में से कुछ भी अगर होता है बेटा, देखिएगा, है ना, मैं अलग अलग इन सबको, अरे व्हाट इज दिस, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम और डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और बेटा मान लीजिए देयर इज डिक्रीज इन आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ योर बॉडी फ्लूइड्स, तो इनमें से कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो बेटा, दिस चेंज
will be detected by the osmoreceptors। बात समझ में आ रही है? जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो याद रख लीजिएगा, दिस चेंज इज डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स बात समझ में आ रही है? और इसकी वजह से क्या होगा समझो बेटा, डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स, और इसकी वजह से ऑस्मोरिसेप्टर्स बेटा ऑन हो जाएंगे। ओके, लेट मी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए बेटा, थोड़ी सी छोटी एरो बनाता हूं ताकि यहीं पर मैं सारी चीजें आपको दिखा सकूं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे बेटा, ऑस्मो रिसेप्टर्स विल बी एक्टिवेटेड, और अगर ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो दे आर गोइंग टू सेंड अ सिग्नल। बात समझ में आ रही है? तो अब ये सिग्नल भेजेंगे बेटा, किसको भेजेंगे, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, दे आर गोइंग टू सेंड अ सिग्नल। ठीक है, यहां से ऐसे अब हमें क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से सिग्नल भेजवा दे रहा हूं, समझो। तो इस केस में ये जो एक्टिवेटेड ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं बेटा, दे आर गोइंग टू सेंड अ सिग्नल टू ब्रेन, राइट, सेंड सिग्नल टू किसको बेटा, ये सिग्नल करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो अब हाइपोथैलेमस को जब बेटा सिग्नल मिलेगा तो हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू बेटा इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एडीएच या वेजोप्रेसिन। ओके, और इसकी वजह से अब ये जो एडीएच या वेजोप्रेसिन है, आपको मालूम है कि हाइपोथैलेमस के सेल्स सिक्रीट करते हैं, लेकिन रिलीज कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो यहां से सिग्नल कहां आएगा बेटा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस सिग्नल का मतलब क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियसेस हैं दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच एंड वेजोप्रेसिन, जो कि एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से होता हुआ कहाँ आएगा, इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, या इसी को हम क्या बोल रहे थे बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या इसी को हमने क्या बोला था, पार्स नर्वोसा। बात समझ में आ रही है? अब ये पार्स नर्वोसा से इसका रिलीज होगा, यहां से याद रख लीजिएगा बेटा, एडीएच रिलीज्ड इनटू ब्लड। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब ये ब्लड आ गया, सॉरी ब्लड के अंदर एडीएच आ गया। ओके, एडीएच का क्या क्या रोल होता है वो समझो। एडीएच क्या करता है, लेट अस सी। देखो बेटा समझिएगा, जो एडीएच है, एडीएच, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, वेजोप्रेसिन। क्या नाम है, वेजोप्रेसिन। ओके, अब ये जो एडीएच है ब्लड में, इसका लेवल बढ़ गया है, अब एडीएच विल स्टार्ट शोइंग इट्स इफेक्ट, हार्मोन है ना, तो इसका इफेक्ट दिखेगा ऑन द टारगेट ऑर्गन्स। क्या होगा, तो इसका पहला इफेक्ट बेटा होता है, देख लेना, द वेरी फर्स्ट इफेक्ट है ना, या मैं डायरेक्टली बेटा ऐसे लिख देता हूं, इफेक्ट्स ऑफ एडीएच, है ना, और इसमें सबसे पहला इफेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, सबसे पहला इफेक्ट मैं नीचे से लिख रहा हूं, या इसको दूसरा मान लो बेटा, है ना, सेकंड इफेक्ट मान लेते हैं अभी के लिए, पहले मैं लिख देता हूं ताकि नीचे से ऊपर बढ़ जाएंगे। तो इफेक्ट ऑफ एडीएच में एक इफेक्ट होता है बेटा कि इट इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्वापोरिन 2 रिसेप्टर्स ऑन द लैटर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्वापोरिन 2 का जो एक्सप्रेशन है वो डीसीटी पे बढ़ जाएगा, डीसीटी के
सेल्स के ऊपर बढ़ जाएगा, प्लस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन विल बी फास्ट, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज्ड। बात समझ में आ रही है? यानी कि ओवरऑल एडीएच का रोल क्या है? इट इज गोइंग टू इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज मेनली डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। बात समझ में आ रही है? by increasing the number of aquaporin 2 channels on the DCT cells and the collecting duct cells। इस चीज को लिख लें। हाँ जी बेटा, तो सेकेंड इफेक्ट मैं लिख देता हूं बेटा। सबसे पहले क्या करता है बेटा? इंक्रीजेज, बेटा अप एरो का मतलब है इंक्रीज, इंक्रीजेज वाटर रीएब्जॉर्प्शन थ्रू या फ्रॉम लैटर पार्ट्स। बात समझ में आ रही है? लैटर पार्ट्स किसके? दी टिब्यूल्स। एनसीईआरटी लिखती है बेटा टिब्यूल्स, है ना? सो इंक्रीजेस वाटर रीएब्जॉर्प्शन थ्रू लैटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल्स। टिब्यूल्स का मतलब यहां पे क्या है? रीनल टिब्यूल्स। मैं लिख दूं ब्रैकेट में रीनल टिब्यूल्स। ओके तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इसने क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया है। इंक्रीजेस वाटर रीएब्जॉर्प्शन थ्रू लैटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्वापोरिन 2। हाँ जी बेटा, एक्वापोरिन भी दो तरह के होते हैं। एक्वापोरिन 2 ऑन द surface of DCT and CD cells, collecting duct cells। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? 10 होगा क्या बेटा? अब वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा थ्रू द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो यूरिन विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड, यानी कि अब यूरिन डाइल्यूट नहीं बनेगा, है ना? डाइयूरेसिस को ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो मैं लिख दूं यहीं पे, एनसीईआरटी भी लिखती है बेटा फुल स्टॉप के बाद 10 प्रिवेंट्स एंटी डाइयूरेसिस, एंटी सॉरी नॉट एंटी बेटा, 10 प्रिवेंट्स डाइयूरेसिस, है ना? डाइयूरेसिस। और इसीलिए इस हार्मोन का नाम, एडीएच का नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेटा, क्योंकि ये वो हार्मोन है जो डाइयूरेसिस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। बात समझ आ रही है? देयरफॉर दिस हार्मोन इज नेम्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसीलिए इस हार्मोन का नाम एडीएच है बच्चा। क्लियर हो गया? ओके समझ गया ये सारी चीजें। अच्छा दूसरी चीज देखो बेटा क्या होता है, या इससे रिलेटेड और क्या होगा समझो। अगर वाटर का अपटेक होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज टू नॉर्मल, ज्यादा नहीं बढ़ता इससे, टू नॉर्मल, याद रख लीजिएगा बेटा। क्लियर है? तो इससे ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज टू नॉर्मल, इजंट इट? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया बेटा? और जैसे ही नॉर्मल होगा तो दिस विल बी अगेन डिटेक्टेड बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स। सो अब क्या हो जाएगा बेटा? ऑस्मो रिसेप्टर्स will become again inactive, the osmoreceptors will again become inactive। ठीक है? और जैसे ही ये inactive होंगे अब there will be no signal, right? तो there is no signal, याद रख लीजिएगा। अब यहां पे नो सिग्नल, ये स्टॉप हो गया, ये प्रमोट हो रहा था। आर यू गेटिंग इट? तो ये क्या हो रहा है बेटा? ये एक निगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है ना? दिस इज निगेटिव फीडबैक। ये क्या है बेटा? निगेटिव फीडबैक, मतलब ये खुद से खुद को रोक ले रहा है। द सर्किट इज कंप्लीटेड,
योर प्रेशर वॉज लेस, है ना, या फिर मैं बोल दूं ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था, जिसकी वजह से एडीएच का सिक्रीशन चालू हुआ। जैसे ही वो वापस नॉर्मल पे पहुंचा, ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑफ हो गए, एडीएच का सिक्रीशन बंद हो गया, द प्रोसेस इज कंप्लीट, द सर्किट इज कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? यस बेटा। एक और इफेक्ट होता है बेटा एडीएच का, फर्स्ट इफेक्ट, दैट इज इट कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, यानी कि ये क्या करता है बेटा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है बेटा, ये क्या करता है बेटा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। और वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर करेगा तो ब्लड प्रेशर वापस बढ़ेगा और सेम चीज, क्लियर है? इसीलिए सिंस ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराता है, इसीलिए एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन। बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर हो गया। एक चीज यहां पे बहुत ही नोट करने की है बेटा, जो जनरली हम लोग बात नहीं करते हैं, ADH carries out vasoconstriction, है ना, over the body. Because of this constriction, blood pressure बढ़ रहा है, और ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा बेटा तो GFR भी तो बढ़ेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, देयर इज इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इसकी वजह से बेटा देयर इज इंक्रीज इन GFR, राइट? ओके, सो देखो बेटा ADH का जब सिक्रीशन होगा तो GFR बढ़ता है, क्लियर है? ओके, चलो फटाफट एक बार क्विकली समराइज करवा देता हूं कि होता क्या है। अगर किसी भी वजह से किसी पेशेंट में या किसी भी इंसान के अंदर बेटा ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होने लगे, या फिर ब्लड छोड़ो किसी दूसरे भी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज होने लगे, या फिर उनके बॉडी फ्लूइड या ब्लड के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन में डिक्रीज होने लगे, इनमें से कुछ भी हो, समझो बेटा ये सब आपस में लिंक है। अगर आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो द बॉडी फ्लूइड विल बिकम लेस कंसंट्रेटेड, तो उससे बेटा वाटर लॉस होगा थ्रू ऑस्मोसिस, ओवरऑल वॉल्यूम विल डिक्रीज, है ना, अल्टीमेटली द वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा या आयनिक कंसंट्रेशन में फॉल होगा, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं और वो हो जाते हैं एक्टिवेटेड। जैसे ही एक्टिव होंगे दे विल सेंड अ सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, ये अपने एडीएच के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। एडीएच हाइपोथैलेमस से होता हुआ एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से पहुंचेगा न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या जिसका एक और नाम क्या था बेटा, पार्स नर्वोसा, और वहां से ये रिलीज कर दिया जाएगा इनटू द ब्लड। जैसे ही ब्लड में एडीएच आएगा, अब ब्लड के अंदर जो एडीएच है उसका इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। एडीएच का क्या क्या इफेक्ट है, तो पहला इफेक्ट ये होता है कि इट कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन, है ना, ये पूरे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो करता है, ताकि जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था वो इमीडिएटली इंक्रीज बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे पहुंचेगा, ऑस्मो रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, सिग्नल देना बंद कर देंगे हाइपोथैलेमस को, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये फीडबैक इनहिबिशन से काम करता है। यानी कि एडीएच की वजह से ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कभी भी नॉर्मल से ज्यादा शूट अप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है। गॉट इट? ओके, सेकेंड इफेक्ट क्या होता है एडीएच का बेटा, इट इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स ऑन द सरफेस ऑफ डीसीटी एंड सीडी सेल्स। बात समझ में आ रहा है? तो पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना बेटा, वो एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू होता है। तो एडीएच करता क्या है, डीसीटी के सेल्स के ऊपर, स्पेशली जो एपिकल सरफेस है जो फिल्टरेट के कांटेक्ट में होता है, उसके ऊपर एक्वापोरिन 2 के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, उसके नंबर को बढ़ा देता है। मान लो विदाउट एडीएच अगर डीसीटी के सेल्स पे पहले 10 एक्वापोरिन थे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच हो सकता है कि अब ये 30 हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो अब ज्यादा जल्दी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और रीअब्जॉर्ब होकर के वाटर जाएगा कहाँ, इनटू द ब्लड। तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंस ब्लड वॉल्यूम पहले घटा हुआ था, नॉर्मल से कम हो गया था, तो अब ये इंक्रीज होकर के कहाँ पहुंचेगा, टू नॉर्मल। जैसे ही नॉर्मल पे पहुंचेगा, प्रेशर भी नॉर्मल पे आ जाएगा, और नॉर्मल पे आते ही सेम वही चीज, फीडबैक इनहिबिशन। गॉट इट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडीएच ऑन द जीएफआर? तो जब एडीएच रिलीज होता है तो जीएफआर इंक्रीज होता है। आप बोलोगे इसका मतलब क्या जीएफआर पहले डिक्रीज था? यस बेटा,
क्योंकि अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, और अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी कम होगा। बात समझ में आ रही है? यस, सो दिस इज अबाउट एडीएच। क्लियर है? ओके, चलो बेटा, एडीएच के हाइपोसिक्रीशन से एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। राइट, चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच क्या कॉज करता है बेटा? कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। ओके बेटा, इट इज नॉट डायबिटीज मेलाइटस, दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको हम बोलते हैं ड्रिंकर्स डिजीज। ओके, आपका होमवर्क, गो एंड फिगर आउट मोर अबाउट दिस डिजीज। ओके, अगर आप नहीं करेंगे होमवर्क तो हम तो पढ़ेंगे ही बेटा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ओके, चलो बेटा, तो ये है हमारा पहला पाथवे, पहला मैकेनिज्म ऑफ किडनी फंक्शन रेगुलेशन, दैट इज रोल ऑफ एडीएच। चलो, रोल ऑफ एडीएच के बाद अब हम किसकी बात करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, मोस्ट कंफ्यूजिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, और जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। आइए, सेकंड, रोल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। लेट्स सी। अच्छा बेटा, एक चीज और याद रखना कि यहां पे हम जो रेनिन लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग ध्यान रखना। ओके, डबल एन कभी भी मत लगाना। RENNIN is an enzyme which is responsible for digestion of milk protein, mostly in infants. लेकिन RENIN is a hormone, किडनी में मिलता है। समझ में आ रहा है? RENNIN स्टमक, RENIN किडनी। ओके, ध्यान रखना है आपको स्पेलिंग पे, यहां पे स्पेशली। ओके, चलो बेटा, कि रोल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? तो देखो बेटा, एनसीईआरटी लिखती है कि इफ देयर इज फॉल इन जीएफआर देन जो जेजीए है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपैरेटस, वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान की बात करेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए और कभी भी हम क्वेश्चन में ना उलझें। ओके, दिस इज द ट्रिकी पार्ट। अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी की बात करते हैं। देखो बेटा, एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है ना? NCERT says that JGA plays a complex regulatory role, है ना? NCERT क्या लिखती है बेटा? कि JGA plays a complex regulatory role। बात कर लूं, JGA plays a complex regulatory role। कॉम्प्लेक्स लिखा है, सारे कॉम्प्लेक्सिटी की एनसीईआरटी ने बस बात नहीं की है। एनसीईआरटी ने सिर्फ फॉल इन जीएफआर और फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और इन द ओवरऑल ब्लड प्रेशर की बात की है ना? कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा अभी हम लोग देखना चालू करते हैं। देखो बेटा, तीन चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, है ना? सबसे पहली चीज, if there is a decrease in blood pressure, है ना? एनसीईआरटी बेटा ब्लड प्रेशर के बारे में ही बात करती है। सो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, सो देयर इज डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ये तभी होता है जब बेटा ब्लड प्रेशर कम हो, और देयर इज डिक्रीज इन एफरेंट आर्टेरियोलर प्रेशर, या हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, है ना? ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। समझो बेटा,
ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड ही तो हैं। और देयर इज डिक्रीज इन GFR, या मैं और लिख दूं बेटा, और रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर। सब एक ही बात है बेटा, कोई अलग चीज नहीं है, समझिएगा। समझना बेटा, हम और करके बात कर रहे हैं। अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, समझिएगा। मैं यहां से इसको हटा ले रहा हूं और यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है पूरी बॉडी का बेटा, तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलस का जो ब्लड फ्लो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर पूरे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है तो एफरेंट आर्टेरियोल में जाने वाला भी जो ब्लड है उसका भी प्रेशर कम होगा, तो एफरेंट आर्टेरियोलर प्रेशर कम होगा, यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसकी वजह से बेटा GHP कम हो जाएगा, GHP कम होगा तो बेटा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट भी कम हो जाएगा, यानी कि GFR भी कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको डिटेक्ट कैसे किया जाता है बेटा, याद रख लीजिएगा। अब मैं इसको एक बड़े से इसके अंदर रख रहा हूं, इनमें से कुछ भी हो, ठीक है। तो दिस इज, याद रख लीजिएगा बेटा, डिटेक्टेड बाय बैरो रिसेप्टर्स, जिनको हम बोलते हैं बेटा प्रेशर सेंसर्स। ये क्या होते हैं बेटा? दे आर प्रेशर सेंसर्स। So detected by baroreceptors on the afferent arteriole of the afferent arteriole। और बेटा आपने पढ़ा था कि एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स ही मॉडिफाई होकर के जेजी सेल्स बनते हैं, याद है? यस, जेजी सेल्स बनते बेटा। तो बैरोरिसेप्टर सेल्स जो हैं बेटा वहीं पे बैठे हुए हैं, they are present adjacent to the JG cells। बात समझ में आ रही है बेटा? So detected by baroreceptors, which are pressure sensors of the afferent arteriole, and then they are going to stimulate the JG cells, मतलब juxtaglomerular cells of JGA। बात समझ आ रही है? सिर्फ इतना ही नहीं होता है बेटा, समझिएगा। इफ, अब देखिएगा चीजें चेंज हो रही हैं। इफ देयर इज डिक्रीज्ड सोडियम कंसंट्रेशन इन द फिल्टरेट, समझिएगा, डिक्रीज्ड Na+ कंसंट्रेशन इन फिल्टरेट, मतलब नेफ्रिक फिल्टरेट की बात हो रही है, तो इसको कौन डिटेक्ट करता है बेटा? तो दिस इज डिटेक्टेड बाय मैकुला डेंसा सेल्स। मैकुला डेंसा यानी कि MD, जो कि बेटा आपने पढ़ा होगा, विच इज पार्ट ऑफ JGA। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस में 3 तरह के सेल्स हमने पढ़े थे, एक है JG सेल्स, दूसरा है MD सेल्स, मैकुला डेंसा सेल्स, और तीसरा थे बेटा लैसिस या पोइलकिंसंस सेल्स। याद आ रहा है? जिसमें से जो लैसिस सेल्स है ये तो सपोर्टिंग होते हैं, लेकिन JG और MD सेल्स आर द फंक्शनल सेल्स। बात समझ में आ रही है? तो MD सेल का क्या रोल है, अब वहां पे मैं आपको, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो जरा सा। तो डिटेक्टेड बाय मैकुला डेंसा सेल्स, MD सेल्स, और अब ये MD सेल्स बेटा क्या करेंगे? दे विल सिग्नल द JG सेल्स। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर किसी वजह से मेरे ब्लड में सोडियम कम है, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम कम है, तो मेरे फिल्टरेट में भी सोडियम कम हो जाएगा, और इस कम सोडियम को कौन डिटेक्ट करता है? MD cells। यानी कि MD cells are more sensitive to sodium ion concentration in the filtrate। Are you getting it? Okay बेटा, and they are going to activate the JG cells। ठीक है, चलिए एक और तीसरा पाथवे होता है बेटा, that is sympathetic system। ओके, कौन सा होता है बेटा? सिंपैथेटिक सिस्टम। तो अगर हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए, तो वो भी JG सेल्स को डायरेक्टली आकर के स्टिमुलेट कर देते हैं।
ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं बेटा, है ना, जिनके बारे में यहाँ पे मैं बात तो नहीं कर रहा हूं, है ना, बस सीधा लिख लीजिएगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर हो, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ना, कि क्या होगा अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो देख लो बेटा, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है तो ये भी आकर के जेजी सेल्स को एक्टिवेट करता है, और इन सारे के सारे केसेस में बेटा जेजी सेल्स इज देन गोइंग टू रिलीज रेनिन। क्या रिलीज करता है बेटा? रेनिन। बात समझ में आ रही है? यस। तो इस केस में बेटा रेनिन का रिलीज होता है, गेटिंग इट? और अगर रेनिन का रिलीज हो गया है तो अब रेनिन क्या करेगा, ये मजेदार चीज है। ओके, हम एक्स्ट्रा ज्ञान ले रहे हैं, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ये बेटा एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा ज्ञान है। आप जो भी पढ़ रहे हो वो क्या है बेटा? एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा ज्ञान है यहां पे। बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी ने सिर्फ इसकी बात की है यहां पे कि इफ देयर इज अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और इन द जीएफआर दैट विल एक्टिवेट जेजीए, और जेजीए क्या रिलीज कर देगी? जेजीए का जेजी सेल्स क्या रिलीज कर देगा बेटा? रेनिन। एनसीईआरटी बस इतना ही लिखती है, बाकी कोई भी बात नहीं करती एनसीईआरटी, लेकिन हमें जानना है ना, हमें पढ़ना है। तो हमने देख लिया कि व्हाट इज द रोल ऑफ एमडी सेल्स, मैकुला डेंसा क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर हो जाए तो उस केस में क्या होता है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? तो रेनिन का रिलीज हो गया। अब देखिए बेटा, रेनिन का रिलीज कहां होगा? इन द ब्लड। तो रिलीजेस रेनिन इन ब्लड ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। समझो बेटा, सबसे पहले कहां रिलीज होगा? एफरेंट आर्टेरियोल में ही होगा ना बेटा, गॉट इट? तो एफरेंट आर्टेरियोल में आ गया है ये। अब यहां से ब्लड के थ्रू ये जाएगा पूरी बॉडी में, है ना। अब देखिए होता क्या है, देखो जरा सा रेनिन का क्या रोल है। देखिए बेटा, यहां पर है RENIN, स्पेलिंग का अटमोस्ट केयर रखेंगे, डबल एन नहीं लगाना है। रेनिन, रेनिन क्या करता है बेटा? तो ब्लड में मेरे पास पहले से प्रेजेंट है एक प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। ये क्या होता है बेटा? दिस इज इनएक्टिव ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। कौन करता है इसका बेटा सिंथेसिस? लीवर। ये मेरे ब्लड में पड़ा हुआ है, ब्लड प्लाज्मा का प्रोटीन है, इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। अब इसके ऊपर रेनिन एक्ट करता है और रेनिन इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 रोमन से लिखते हैं इसको, ठीक है बेटा? एंजियोटेंसिन 1, समझिएगा। ओके, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है स्टिल इन द ब्लड, दिस इज स्टिल इन ब्लड। ये सब कहां प्रेजेंट है बेटा? प्रेजेंट इन ब्लड। अब वाया ब्लड दिस विल रीच लंग्स। कहां पहुंचेगा? लंग्स में। और लंग्स में बेटा ऑलरेडी एक चीज है जिसको हम बोलते हैं, लंग्स की बात हो रही है बेटा, लंग्स के अंदर एक एंजाइम है जिस एंजाइम को हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको शॉर्ट में हमने लिख दिया है एस। अब ये एस काम करता है और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2, बात समझ में आ रही बेटा? फर्क क्या है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 में? तो बेटा लेट मी टेल यू कि एंजियोटेंसिनोजेन इज अराउंड 458 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन, ओके, जबकि एंजियोटेंसिन 1 इज 10 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस और एंजियोटेंसिन 2 इज जस्ट 8 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। बस, तो हमने किया क्या? रेनिन ने
मेजर पार्ट ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन को काट दिया और सिर्फ एक्टिव पार्ट को छोड़ा, दैट वाज एंजियोटेंसिन 1, 10 अमीनो एसिड का। अभी भी ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, इसमें से 2 अमीनो एसिड और हटाना है, काट के निकालेंगे तब बनेगा एंजियोटेंसिन 2। ये काटने का काम कौन करेगा? एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? इन द लंग्स, इन द लंग्स। गॉट इट? चलिए, एंजियोटेंसिन 2, नाउ दिस इज स्टिल प्रेजेंट इन ब्लड। ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन ब्लड, लिख दें, प्रेजेंट इन ब्लड। और ये एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये क्या बेटा? एक्टिव मॉलिक्यूल। अभी तक सब इनएक्टिव थे, ये है एक्टिव मॉलिक्यूल। एंजियोटेंसिन 2 करता क्या है? एंजियोटेंसिन 2 के बहुत सारे रोल हैं, एक एक करके दिखाता हूं। चलिए बेटा, और इस चीज को हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, है ना, क्योंकि काफी बड़ा ग्राफ हो जाएगा, क्लटर ना हो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा। देखो बेटा, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 के बहुत सारे टारगेट्स होते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। सबसे पहला टारगेट इसका होता है बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और वहां पे ये कॉज करता है वेजो कंस्ट्रक्शन। क्या कॉज करता है? वेजो कंस्ट्रक्शन। तो मैं बीच में लिखता हूं उसको, इट कॉजेज वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है बेटा, यानी कि ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। अच्छी बात है। तो बेटा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे जीएफआर भी बढ़ेगा। यस, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जीएफआर बढ़ने का इतना ही सिर्फ यही सिर्फ रीजन नहीं है कि ब्लड प्रेशर ओवरऑल बढ़ रहा है इसलिए जीएफआर यहाँ पे बढ़ रहा है, बल्कि ये जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है, इसका जो वेजो कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट है ये डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल मतलब ये एफरेंट आर्टेरियोल का वेजो कंस्ट्रिक्शन कम करता है, इफरेंट का ज्यादा करता है, इफरेंट का ज्यादा करता है। इसकी वजह से ओवरऑल जीएफआर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रख लीजिएगा। हाँ, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है बेटा? जीएफआर इंक्रीज होता है। हाउएवर यहां पर एक और चीज है, मैं मेंशन कर देता हूं। एंजियोटेंसिन 2 की वजह से बेटा मोर वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ efferent arteriole with respect to afferent arteriole, afferent arteriole। बात समझ में आ रही है? and this leads to increased GFR। बात समझ में आ रही है बेटा? this leads to, मैं लिख दूं, further increase in GFR। समझ गया? तो ये रोल है बेटा, इसको याद रखना। कभी कभी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो आप फंस सकते हो, इसको ध्यान रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट इफेक्ट एंजियोटेंसिन 2 का कहां है बेटा? ऑन द हाइपोथैलेमस, ऑन द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को ये बेटा स्टिमुलेट करता है ना, स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है स्पेसिफिकली? तो याद रख लीजिएगा, stimulates thirst center। इसकी वजह से there is increased urge of drinking। इसकी वजह से increased water uptake, इंसान ज्यादा पानी पिएगा यानी कि ड्रिंकिंग।
एंड वाटर एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल देयर इज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि बेटा वाटर जो आप पीते हो वो एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जाएगा, इनटू द ब्लड, और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो दिस विल कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वापस इसकी वजह से भी जीएफआर बढ़ेगा, इंक्रीज जीएफआर। ग्रेट, ये बात हमें बहुत इजीली समझ में आ जाती है। जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है दैट इज अबाउट इट्स इफेक्ट ऑन द अड्रीनल, है ना, याद रखना बेटा। एंजियोटेंसिन जो है बेटा, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स अड्रीनल कॉर्टेक्स, ये अड्रीनल कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेट करता है, और जब अड्रीनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करेगा तो यहां से रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरॉन, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, राइट। अब समझिए, जब एल्डोस्टेरॉन का रिलीज होता है, एल्डोस्टेरॉन का क्या क्या इफेक्ट है प्लीज बेटा समझिएगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करने वाला है, सबसे पहली चीज एल्डोस्टेरॉन, ए इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, क्या कर रहा है बेटा, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप ऑन the DCT and CD cells। अच्छा अभी ना, यस, इसकी वजह से क्या होता है बेटा समझिएगा, ये तो हटा ही दो, मैं सीधा ऐसे ही बात कर रहा हूं। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, देयर विल बी इंक्रीज्ड सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज्ड पोटाशियम सिक्रीशन। यस बच्चा, याद रखना कि एल्डोस्टेरॉन की वजह से सिर्फ सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता है, पोटाशियम का सिक्रीशन भी बढ़ता है। ओके, यस, याद रखिएगा बेटा। तो इंक्रीज्ड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज्ड पोटाशियम सिक्रीशन, इसकी वजह से होगा क्या बेटा, ब्लड सोडियम लेवल इंक्रीजेस। बात समझ में आ रहा है, ब्लड का सोडियम लेवल बढ़ेगा, और जब ब्लड का सोडियम लेवल बढ़ेगा मतलब ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, इंक्रीज इन ब्लड ऑस्मोलैरिटी, या मैं लिख दूं आयनिक कंसंट्रेशन, और इसकी वजह से बेटा there will be passive flow of water from filtrate, तो some amount of water का भी बेटा फ्लो हो जाता है filtrate into blood। बात समझ में आ रही है, यस। तो जैसे ही बेटा सोडियम वगैरह बढ़ेगा तो इन सब की वजह से भी बेटा क्या होता है, द ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, और ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो वापस से जीएफआर इज गोइंग टू इंक्रीज। आर यू गेटिंग इट, यस, ओके। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, यानी कि एल्डोस्टेरॉन इज हेल्पिंग इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ वाटर एंड सोडियम, वाटर कम सोडियम ज्यादा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली हो रहा है लेकिन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली हो रहा है। आर यू गेटिंग इट, यस, इस चीज को याद रख लीजिएगा। तो यहां से बेटा वाटर का भी हो रहा है, याद रख लीजिएगा, वाटर का भी हो रहा है और सोडियम का तो हो ही रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, पोटासियम का एक्सक्रीशन, कोई नहीं बात करता है बेटा, आई मीन सिक्रीशन, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें होती हैं थ्रू दी एंजियोटेंसिन 2, समझ गया, क्लियर है ये सारी चीजें कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ओके, अब देखो बेटा, इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहां पे कोई भी फीडबैक इनहिबिटरी सिस्टम नहीं है,
रास जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है, इसका कोई भी नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन नहीं है या कोई भी इसके पास कंट्रोलिंग apparatus नहीं है। मतलब एक बार जब ये सिस्टम ऑन हो गया तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता ही रहता है। पहले ब्लड प्रेशर कम था तो वो इंक्रीज करना अच्छी बात है, नॉर्मल तक आ गया, लेकिन नॉर्मल पे आके इसको रुकना चाहिए था। ये रुकेगा नहीं, ये आगे चलता रहेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव फीडबैक वाली ब्रेक है ही नहीं। ये ब्रेकलेस गाड़ी है, समझ में आ रहा है? ये ऐसी साइकिल है जिसमें ब्रेक है ही नहीं, तो ये रुक नहीं सकता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार करके कि मैं सीधे ही लिख देता हूं बेटा कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन mechanism has no negative feedback inhibition system, inhibitory system। इससे होता क्या है? Therefore it leads to increase in blood volume and blood pressure above normal। बात समझ में आ रही है? इसको रुकना नहीं आता, तो ये above normal चला जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए अब दूसरा मैकेनिज्म आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं ANF या ANP। आर यू गेटिंग इट? यस। एक बार फटाफट इसको समराइज कर दूं। चलिए फटाफट पहले समराइज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, थर्ड एंड लास्ट मैकेनिज्म की बात करेंगे, ANF या ANP। तो देखो बेटा, होता क्या है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, GFR कम हो जाएगा। तो इस फॉल इन प्रेशर को डिटेक्ट कौन करेगा? एफरेंट आर्टेरियोल के पास बैठा हुआ या एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर बैठा हुआ, JGO के पास में बैठा हुआ बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, और जैसे ही ये बैरो रिसेप्टर इस डिक्रीज इन प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, वो ऑन हो जाते हैं और वो अपने बगल में बैठे JG सेल को सिग्नल करते हैं, जिसकी वजह से JG सेल एक्टिव हो जाता है और JG सेल रिलीज करने लगेगा रेनिन। बात समझ में आ रही है? सो फॉल इन GFR will activate JGA and will induce JG cell to release renin। समझ गया? Not only this, if somehow फिल्टरेट के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन फॉल हो जाए, then also it will be detected by, in that case it will be detected by the MD cells, macula densa cells of JGA, है ना? सेल्स मैं लिख देता हूं ऑफ JGA यहां पे, ऑफ JGA। ठीक है बेटा, और MD सेल्स फिर JG सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और JG सेल फिर क्या रिलीज कर देगा? रेनिन। या फिर अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए हमारी बॉडी में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अगर स्टिमुलेशन हो जाए, जैसे कि स्ट्रेस के सिचुएशन में हो जाता है या किसी इमोशनल जर्क के सिचुएशन में हो जाता है, ठीक है बेटा, तो उस केस में भी JG सेल्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है डायरेक्टली थ्रू सम बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1 एड्रेनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, और जैसे ये एक्टिव होगा अगेन इट विल रिलीज रेनिन। रेनिन जैसे ही रिलीज होगा ब्लड में, तो रेनिन क्या करता है बेटा? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में और फिर एंजियोटेंसिन 1 को एस जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब समझो, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 प्रेजेंट होगा इन द ब्लड, अब एंजियोटेंसिन 2 इज अ एक्टिव मॉलिक्यूल, इसके बहुत सारे टारगेट्स हैं। पहला टारगेट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का भी क्या बेटा? थर्स्ट सेंटर, तो प्यास का एहसास करवाएगा तो इंसान पानी पिएगा, पानी जाएगा पेट में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, GFR बढ़ेगा। ओके, नॉट ओनली दिस, ये जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है, इट इज ऑल्सो अ पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है लगभग पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था वो तुरंत वापस से नॉर्मल पे आ जाए विन नो टाइम। मतलब ये काम जो होता है ना, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके प्रेशर को वापस से नॉर्मल तक ला दो, ये बहुत जल्दी होता है, ट्रांजिएंटली। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे भी खेल है। खेल क्या है? एंजियोटेंसिन 2 का ना बहुत ही पार्शियल बिहेवियर है, ये इफरेंट आर्टेरियोल को ज्यादा कंस्ट्रिक्ट करवाता है और एफरेंट को कम करवाता है। तो समझो,
एफरेंट कम कंस्ट्रिक्ट हुआ है, इफरेंट ज्यादा हुआ है, यानी कि रीनल ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है और आउटफ्लो पहले से भी कम हो गया। इसकी वजह से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, नेट इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि जीएफआर फर्दर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इमीडिएटली बेटा जीएफआर को बढ़वा देता है। नॉट ओनली दिस, एंजियोटेंसिन 2 का एक और साइट है, एक और टारगेट है, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है और वहां से ये रिलीज करवाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, स्पेशली कौन सा? एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन बेटा जा करके डीसीटी और सीडी के सेल्स पे काम करता है, स्पेशली डीसीटी के सेल्स पे, और डीसीटी के सेल्स पे ये बेटा सोडियम पोटाशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। सोडियम पोटाशियम पंप आपने पढ़ा था कि 1 एटीपी को खर्च करके 3 सोडियम बाहर और 2 पोटाशियम अंदर करता था। समझ में आ रहा है? अब ट्यूब के बारे में सोचो, ये 2 पोटाशियम अंदर करेगा, मतलब 2 पोटाशियम कहाँ चला जाएगा? फिल्टरेट में, यूरिन में निकल रहा है, यानी कि सिक्रीशन हो जाएगा, और 3 पोटाशियम बाहर भेजेगा, मतलब वो बाहर मतलब चला जाएगा इनटू द ब्लड। यानी कि इफेक्टिवली क्या हो रहा है? 3 सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और 2 पोटाशियम का सिक्रीशन पर एटीपी मॉलिक्यूल। यानी कि ओवरऑल जब एल्डोस्टेरॉन आ रहा है तो सोडियम पोटाशियम पंप की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और पोटाशियम का सिक्रीशन हो रहा है। जब बेटा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ेगा, तो इसकी वजह से ब्लड में सोडियम का या जो सॉल्यूट का आयनिक कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो ये ऑस्मोलैरिटी इसकी बढ़ रही है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब वाटर खींचेगा फिल्टरेट में से। ठीक है, तो कुछ जो वाटर है वो पैसिवली फ्लो कर जाता है फ्रॉम फिल्टरेट बैक इनटू द ब्लड, यानी कि वाटर के भी रीअब्जॉर्प्शन में ये हेल्प कर दिया, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, पैसिवली। ठीक है बेटा, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जैसे ही रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चलता है बेटा, या इसी को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास बोलते हैं, जब ये ऑन होता है तो ये ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर, इन सबको बढ़ाता है। ओके, प्रॉब्लम क्या है? एडीएच में ब्रेक वाली साइकिल थी। ठीक है, जैसे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे पहुंचा था, ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑफ हो गए थे, इनएक्टिव हो गए थे, एडीएच का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, ये बेटा काम करता रहेगा, और ब्लड प्रेशर जो कम था वहाँ से इंक्रीज होते होते नॉर्मल, और नॉर्मल से भी फिर ऊपर बढ़ने लगेगा, ओवरशूट कर जाता है, विच इज़ अ बैड थिंग। बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर है? सो दिस इज अबाउट योर रास। अच्छा, एक चीज आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि सर एडीएच भी तो उसी की वजह से ऑन हो रहा था, एडीएच वाला पाथवे, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है। हाँ जी बेटा, देखो अगर किसी इंसान के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, इन दोनों ही कंडीशन में आपका एडीएच एंड रास पाथवे, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, दोनों ही ऑन होते हैं, और ये साइमल्टेनियसली ऑन होते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ ऑन हो जाते हैं। ठीक है, बस एडीएच वाला पाथवे नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम पहुंचते ही बंद हो जाएगा, लेकिन रास चलता रहेगा। आर यू गेटिंग इट? यस, तो दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ग्रेट, चलिए बेटा ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं थर्ड मैकेनिज्म की, एंड दैट इज कॉल्ड एएनएफ। राइट, थर्ड रोल ऑफ एएनएफ, या जिसको हमने बोला था एएनपी, इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। राइट, चलिए देखेंगे। देखो बेटा, एएनएफ या एएनपी का रोल समझने से पहले आप समझो कि जो एएनएफ है इसका नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसका नाम क्या है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। क्यों नाम पड़ा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर? बेटा याद रख लीजिएगा, इसमें एट्रियल इसलिए पड़ा बिकॉज एएनएफ is released by endocrine, या हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ राइट एट्रियम, यानी कि हार्ट। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए वर्ड क्या है? एट्रियल।
Atrial because this is released by the cells of right atrium. Okay. Natri वर्ड आया है फ्रॉम नेट्रियम, जिसका मतलब होता है सोडियम, Na। बात समझ में आ रही है? Na प्लस तो मत लगाओ, आयन हो जाएगा Na, सोडियम। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बेटा सोडियम लेवल को बढ़ा देता है इनटू द यूरिन, है ना। ANF is directly proportional to, leads to, not directly proportional, leads to increase sodium concentration in urine। तो यूरेटिक का मतलब क्या है? यूरिन। समझ गया? इसीलिए इसका नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। कहां से रिलीज होता है? क्लियर हो गया है। अब देखो बेटा ये करता क्या है, जो ANF या ANP है, इट वर्क्स अगेंस्ट द रास या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, है ना। ये क्या होता है बेटा, याद रख लीजिएगा, ANF क्या होता है बेटा, इट इज एंटागोनिस्टिक टू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। कैसे? तो ये करता क्या बेटा, इट, याद रख लीजिएगा, एज ANF क्या करता है बेटा, नंबर 1 डिक्रीजेज सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिविटी, नंबर 2 इट कॉजेज वेजोडाइलेशन। क्या कॉज करता है बेटा, वेजोडाइलेशन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल्स, ब्लड प्रेशर फॉल्स। बात समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल बेटा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के उल्टा काम करता है, एंटागोनिस्टिक काम करता है। यानी कि हम बोल दें क्या कि ये करता क्या बेटा, ANF चेक्स द रास एक्टिविटी, रास की एक्टिविटी यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन जो पाथवे है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, उसके एक्टिविटी को ये चेक करता है। गेटिंग इट? हाँ जी बेटा। कैसे करता है? अब आपको दिख रहा है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है तो ये वेजो डायलेशन करता है, ये सोडियम पोटाशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ाता है तो ये सोडियम पोटाशियम पंप की एक्टिविटी को घटाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम को कम करने का काम करता है, मतलब कम मतलब इंक्रीज से नॉर्मल तक लाने का काम करता है। आर यू गेटिंग इट? यस। अब देखो ये एक्टिवेट कब होता है, तो समझिएगा बेटा, इफ blood volume is increased or blood pressure is high, अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो इसकी वजह से होता क्या है बेटा, इसकी वजह से देयर इज इंक्रीज्ड एट्रियल ब्लड फ्लो, और अगर एट्रियल ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, स्ट्रेचिंग ऑफ एट्रियल वॉल। समझना बेटा, और स्ट्रेचिंग ऑफ एट्रियल वॉल होता है तो ये क्या करता है बेटा, इंड्यूसेस रिलीज ऑफ ANF, या इसी को हम बोलते हैं ANP। बात समझ में आ रही है? ANF और ANP कर क्या रहा है बेटा, अभी मैंने बोला ये सबसे पहला काम क्या किया इसने, वेजो डाइलेशन, जिससे होगा क्या बेटा, देयर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और दूसरा क्या करता है, इट चेक्स एक्टिविटी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्लियर बेटा? या फिर मैं बोला था चेक्स एक्टिविटी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म।
ठीक है। अच्छा समझो, अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो इसकी वजह से जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जीएफआर को क्या, अच्छा सॉरी एक मिनट बेटा, ये चीज अभी नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना, अभी ये चीज नहीं लिखेंगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, दैट्स इट, इतना हमें मालूम है बस। जीएफआर कम नहीं होता है, एक चीज याद रख लीजिएगा, है ना, याद रखना बेटा, एएनएफ का भी डिफरेंशियल रोल होता है। एएनएफ का क्या होता है, डिफरेंशियल रोल। हाँ जी, ये क्या कर रहा है बेटा, दिस कॉजेज वेजो डायलेशन, तो बेटा कॉजेज मोर वेजो डायलेशन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। यस बेटा, ये यहां पे ना मिथ है, जरा ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कई जगह पे लोग पढ़ा देते हैं कि एएनएफ की वजह से जीएफआर घटेगा, नहीं घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा वो पढ़ा रहा हूं, याद रख लीजिएगा। एएनएफ इंक्रीजेज जीएफआर, कैसे बढ़ेगा वो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, देखिएगा। तो एएनएफ कॉजेज वेजोडाइलेशन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल मोर देन इट डज वेजोडाइलेशन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल, तो दोनों का वेजोडाइलेशन करता है, लेकिन एफरेंट का ज्यादा करता है, इफरेंट का कम करता है, और इसकी वजह से बेटा क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड जीएचपी, और इसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड जीएफआर। तो यस बेटा, याद रख लीजिएगा कि इवन एएनएफ क्या करता है बेटा, जीएफआर को बढ़ाता है, ये कम नहीं करता, इंक्रीजेज जीएफआर। और इंक्रीज्ड जीएफआर की वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस टू नॉर्मल। समझ रहा है? तो अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया था, एट्रियल ब्लड फ्लो बढ़ गया था, इन दैट केस ये रिलीज होता है एएनएफ, और ये क्या करता है, कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम्स बैक टू नॉर्मल। आर यू गेटिंग इट? यानी कि देखो बेटा, इसमें भी कोई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। तो होता क्या है समझिए, अगर बेटा मेरा ब्लड प्रेशर, या मैं बोलूं बेटा ब्लड फ्लो, ये मैं नॉर्मल की बात कर देता हूं, ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अगर नॉर्मल से मैं थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखता हूं इंक्रीज्ड, यहां पे लिख देता हूं डिक्रीज्ड। अब समझो बेटा अगर मेरा रास काम कर रहा है, ये कौन है बेटा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तो ये क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा दूसरे की, तो ये कौन सा बेटा, एएनएफ। एएनएफ भी दोनों काम कर रहा है भाई, नॉर्मल तक तो आ ही रहा है, और कभी कभी ये नॉर्मल से ज्यादा भी चला जाता है। कौन है ये, एएनएफ, क्योंकि इसके पास भी कोई निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर कम है तो भी ये आएगा और ये इसको बढ़ाता रहेगा। आर यू गेटिंग इट? तो रेनिन एंजियोटेंसिन, एक मिनट, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है बेटा, इसके पास कोई आइडिया तो है नहीं कि भाई डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर था, ब्लड फ्लो कम था, जीएफआर कम था, तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ऑन हुआ। आर यू गेटिंग इट? नॉर्मल पे जाने के बाद इसको रुकना चाहिए था, लेकिन ये रुका नहीं, अभी भी रेनिन एंजियोटेंसिन रिलीज होता रहा। चलो यहां पर भी लगा देता हूं मैं, और इसकी वजह से ओवरशूट कर गया। एएनएफ के साथ भी ऐसा ही है भाई, एएनएफ को भी नहीं पता रुकना, तो एएनएफ भी यही काम करता है। तो बेसिकली दोनों मिल करके नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ
एडीएच, चलो भाई एडीएच की भी बात कर लेते हैं। तो एडीएच इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डिक्रीज हुआ था ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम तो यहां पर हुआ था एडीएच, और जैसे ही नॉर्मल हुआ एडीएच का सिक्रीशन बंद हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे निगेटिव फीडबैक इनिबिशन होता है, लेकिन रास पाथवे में या एएनएफ में ऐसा कोई निगेटिव फीडबैक इनिबिशन नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर रहे होते हैं एंड देयर बाय दे हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। फटाफट चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following statements is correct with respect to kidney function regulation? है ना? During summer, when body loses a lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. नहीं भाई, बॉडी अगर बहुत ज़्यादा वाटर लॉस कर रही है तो इसकी वजह से बेटा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम विल डिक्रीज, और अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ADH शुड इंक्रीज। यहां क्या लिखा है, सप्रेस्ड, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट्स ऑफ वाटर ADH रिलीज इज सप्रेस्ड। यस, लॉट्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, और अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इनएक्टिव रहेंगे तो ADH रिलीज नहीं होगा, ADH इज सप्रेस्ड। यस, दिस इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है? यस, आगे देखो। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स ADH रिलीज। नहीं भाई, इट सप्रेसेस ADH रिलीज। याद रख लीजिएगा, स्टिमुलेट्स नहीं, ये क्या करता है बेटा, सप्रेस करता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए देखना, ठंड में हमें ज्यादा यूरिनेशन आती है, हम ज्यादा यूरिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ADH का वॉल्यूम तो कम हो गया है, ADH का सिक्रीशन कम हो गया है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यानी कि डाइल्यूट यूरिन बनेगा। ज्यादा यूरिन बनेगा तो बार बार ब्लैडर भरेगा, तो बार बार सुसु आएगी। आर यू गेटिंग इट? यस। तो इन वार्म टेम्परेचर या टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ADH का रिलीज भी बढ़ता है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो ADH का रिलीज भी घटता है। याद रखना बेटा इस चीज को, इस क्वेश्चन से याद रख लीजिएगा। ADH कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, ADH भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, ADH घटेगा। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट वाला डी। एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, क्योंकि जब डिक्रीज होगा तो रेनिन रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिन 2 अल्टीमेटली बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। गॉट इट? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ADH डेफिशिएंसी, अगर किसी इंसान में ADH की डेफिशिएंसी हो गई है, सोज फॉलोइंग कंडीशन। ओके, तो देखो बेटा, हम लोगों ने बोला था कि अगर ADH की डेफिशिएंसी हो गई है तो इससे होता है ड्रिंकर्स डिजीज, जिसको हमने बोला था डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। करेक्ट। एंड डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है बेटा, सिंस ADH की डेफिशिएंसी है तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा, डाइयूरेसिस होगा तो बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा। इन दैट केस आपके थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होंगे और आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, आप बहुत ज्यादा पानी पियोगे। तो एक तरफ से आप पानी पी रहे हो, दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा पानी लूज भी कर रहे हो थ्रू डाइल्यूट यूरिन, यानी कि देयर विल बी पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया बोलते हैं बेटा एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है, और पॉलीडिप्सिया बोलते हैं एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। तो दोनों ही चीजें साथ में हो रही हैं, तो करेक्ट आंसर इज सी। आप बोलोगे बाकी क्या क्यों नहीं होगा, ओनली पॉलीडिप्सिया नहीं होगा, साथ में पॉलीयूरिया भी होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ओलिगो यूरिया, ओलिगो मतलब होता है बेटा नॉर्मल से कम यूरिन। हाँ जी, ओलिगो का मतलब होता है लेस देन नॉर्मल यूरिनेशन। अगर नॉर्मल से कम हो तो हम बोलते हैं ओलिगो यूरिया, अगर बहुत कम हो तो एन्यूरिया, ठीक है, लेकिन ये ओलिगो न्यूरिया है, ओलिगो यूरिया है, मतलब
नॉर्मल से कम, यहाँ तो भाई नॉर्मल से भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। एंड ग्लूकोज यूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, शुगर डिजीज, ना कि इंसिपिडस। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है? आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके 2023 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। नहीं बेटा, ऑफ नहीं, ऑन कर देगा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। राइट? ओके। ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. This is absolutely correct, है ना, हमने पढ़ा है अभी। ANF causes vasodilation. Yes, पढ़ा है अभी। ADH causes increase in blood pressure. Yes, increase to normal, increase back to normal, increase than normal तो नहीं होता है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। ADH is responsible for decrease in GFR. नहीं भाई, increase in GFR, ADH की वजह से GFR बढ़ रहा था, आपको दिखाया था मैंने, प्रेशर बढ़ेगा GFR बढ़ेगा। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, है ना, और ऊपर बोला था करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट मुझे क्या दिख रहा है बेटा? B, C एंड इवन मे बी D। ठीक है, लेकिन देखते हैं, अगर बी डी होगा ओके तो बी सी डी ओनली आंसर लगाएंगे, सी बेटा। ए बिल्कुल गलत है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ई वाला ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेशन करके भी देख लेंगे। तो देखो बेटा ये चीज ना, दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ एमसीक्यू, जो बच्चों को मैं बोलता हूं, है ना। कई बार क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट होगा जो आपको लगेगा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन दैट केस यूज योर आर्ट ऑफ एमसीक्यू एंड ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी, देखो जरा सा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। सही है, एनसीईआरटी की लाइन है यार। An excessive loss of fluid from the body can activate osmoreceptors, which stimulates hypothalamus to release antidiuretic hormone or vasopressin from adenohypophysis, नहीं बेटा, neurohypophysis। राइट? तो ये गलत है, ये सही था। ADH facilitates water reabsorption from latter parts of tubule, thereby preventing diuresis. This is correct. And an increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR. Yes. तो incorrect कौन सा बेटा? B. आंसर लगाएंगे B। बात समझ में आ रही है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एसर्शन रीजन है, देखिए बेटा एसर्शन क्या बोल रहा है? एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर। यस, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बिल्कुल जीएफआर भी बढ़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज कंसिडरेबली डिक्रीज्ड। ओके ठीक है, हाँ भाई डिक्रीज करेगा, कंसिडरेबली करेगा कि नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो एडीएच जो है बेटा वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है प्राइमरली थ्रू डीसीटी, प्राइमरली थ्रू डीसीटी। बात समझ में आ रही है? ओके लेकिन हाउएवर अगर एडीएच नहीं है, बिल्कुल ही हमने बंद कर दिया है, तो यस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगा, डाईयूरेसिस कॉज होगा। राइट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन बेटा ऊपर और नीचे के लाइन का कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, सो आंसर क्या लगाएंगे? सी, बोथ आर, नहीं डी, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके बेटा, इंडिपेंडेंटली असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ओके, अनदर असर्शन रीजन, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर
ANF works antagonistically to the renin angiotensin aldosterone system यानी कि RAS। बिल्कुल सही बात है। ANF inhibits the release of renin from GG apparatus। नहीं भाई, ये काम ये नहीं करता। ANF कुछ और काम करता है, वो सोडियम पोटाशियम पंप की एक्टिविटी को कम कर देगा, वेजोडाइलेशन करवा देगा, लेकिन डायरेक्टली जाकर के बेटा जेजी सेल्स पे वो काम नहीं करता। आर यू गेटिंग इट? सो assertion is true but reason is false. Okay, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना? कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। Hypothalamus, juxtaglomerular apparatus and heart are involved in the regulation of kidney function through hormonal feedback mechanism. Absolutely correct. Osmoreceptors are switched off whenever there is an excessive loss of body fluids from the body. Switched off नहीं, on. तो ये गलत हो गया। The antidiuretic hormone is released from the neurohypophysis and it promotes diuresis. Promotes नहीं बेटा, it prevents. गलत है। A decrease in blood pressure can increase the glomerular blood flow. भाई अगर डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर में तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बेटा डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, या फिर वाइसे वर्सा हो बेटा, है ना? वाइसे वर्सा हो जाए कि ऑन इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, तो ये भी गड़बड़ है, राइट? ओके, एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वेजोकंस्ट्रक्टर। हाँ, इट इज अ वेजोकंस्ट्रक्टर, पावरफुल तो इतना नहीं है, लेकिन मतलब दिस लाइन इन एनसीईआरटी हैज बीन रिटन फॉर एडीएच नॉट फॉर एंजियोटेंसिन 2, लेकिन ठीक है, करेक्ट है वो भी। सो ए एंड ई आर करेक्ट, सो आंसर लगाएंगे ए एंड ई ओनली, बाकी सब क्या है बेटा गलत है। गॉट इट? ओके, सो ये थे बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चंस फ्रॉम दिस chapter. Okay, so thank you very much and we really appreciate your all the love and support. Thank you very much. मिलते हैं next lecture में with another painful topic. Thank you very much. टाटा बाय बाय. Till then बहुत ध्यान रखो आप लोग अपना और तैयारी अच्छे से करते रहिए.